Hey guys, this is CS Sagar Kasat to welcome you all to the marathon revision series of हमारा लास्ट चैप्टर जो बचा है दैट इज मिसलेनियस ऑडिट्स। काफी सारी चीजें दी हुई हैं हमारे नोट्स के हिसाब से। दिस इज द चैप्टर नंबर 11 जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है एंड जिसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएगी साहब आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो प्लीज पूरा की पूरा एकदम अच्छे से दिल लगा के एकदम इज्जत से करना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एंड फुल एनर्जी के साथ। सही है क्या? सो चलो फटाफट से शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आ रहा है समझे तो प्लीज मेरा मोबाइल नंबर इधर नीचे फ्लोट हो रहा है ना, वीडियो में है नीचे फुटर में, तो वो मोबाइल नंबर पे बिंदास पिंग कर देना, मुझे मैसेज कर देना। ट्राई करूंगा जितने जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। सही है क्या? एंड डोंट वरी, एवरी क्वेरी विल बी आंसर्ड इन मोस्ट पॉसिबल मतलब मिनिमम पॉसिबल टाइम। समझ रहे हो क्या? चलो गाइज चलो देखिए फटाफट से साहब। तो मिसलेनियस ऑडिट्स में सबसे पहले शुरुआत करी थी हम लोगों ने सेक्रेटेरियल ऑडिट से। क्या बोला सर? एक सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्शन 204 आता है कंपनीज एक्ट 2013 का। सर हमारा फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में मेजरली डिस्कशन होता है इस पर्टिकुलर सिलेबस में। इसके अलावा जाके सर जो कॉस्ट ऑडिट करके आता है सेक्शन 148। सही है क्या? जो हम लोग कंपनी ऑडिट के साथ पढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट करके आता है सेक्शन 148, उसके रूल्स आते हैं 2014 वाले। एंड देन आ जाके सर एक नया चीज आता है सेक्रेटेरियल ऑडिट विच इज द कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोले सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है फाइनेंशियल ऑडिट को। उसके बाद में सेकंड चीज सर कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज you guys CMA। and the third one is the secretarial audit, that is section 204 जो बोलता है कंपनी सेक्रेटरी इसको करेगा। क्लियर विद दिस? सो सबसे पहली चीज सर ये किस किस को एप्लीकेबल होगा, एकदम फटाफट गो थ्रू करने वाले। मैराथन रिवीजन है, 22 पेजेस का चैप्टर है साहब, एकदम इज्जत में करना है तो बढ़िया से करना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है। सो सर सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्शन 204 एकदम अच्छे से याद रखना, शायद एमसीक्यू में आ जाए सेक्शन 204 के बारे में। सही है क्या? तो ये अच्छे से याद रखना। 148 बात करता है साहब किसके बारे में? कॉस्ट ऑडिट। 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। एंड हमारा जो फाइनेंशियल ऑडिट रहता है उसके रिगार्डिंग ओपिनियन देना है, कौन सा? सेक्शन 139। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट। सब ये किसको एप्लीकेबल है? कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज है। कौन सी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज है वो सबसे पहले देख लो। सर रूल 9 में दिया हुआ है कि एप्लीकेबल है सभी के सभी लिस्टेड कंपनीज को। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज है जिसमें आता है अगर कोई भी पब्लिक कंपनी हो। क्या बोले? पब्लिक कंपनी। लिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं बात कर रहा, बिकॉज लिस्टेड कंपनी में कोई क्राइटेरिया नहीं साहब, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, दैट सेट आपको एप्लीकेबल हो गया साहब। लिस्टेड कंपनी को तो ऑलमोस्ट सभी के सभी चीजें एप्लीकेबल होती ही है, वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आता। बट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं बट जिनके शेयर होल्डर सर 7 से ऊपर है, समझे क्या? तो इन दैट केस क्या हो जाएगा सर आपका? पब्लिक कंपनी। क्या बोले? 7 के ऊपर है और उन्होंने रजिस्टर कराया एज अ पब्लिक कंपनी। नहीं तो प्राइवेट कंपनी अप टू मैक्सिमम 200 होता ना, पता है ना, लॉ में पढ़ चुके हो। तो सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। ध्यान रखना मोर देन इक्वल टू है, मतलब एग्जैक्टली 50 करोड़ भी रहा तो भी सर एप्लीकेबल हो जाएगा। और सर जिनका टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 200 करोड़। समझे क्या? ये कभी कैलकुलेशन करना है सर जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ये कैलकुलेशन देखना है। उस फाइनेंशियल ईयर का पेड अप शेयर कैपिटल आइदर मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, नहीं तो साहब टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 200 करोड़। सही है सर। ये रिपोर्टिंग जो होगा सेक्रेटेरियल ऑडिट का, वो रिपोर्टिंग कौन से फॉर्म में होगा? तो दैट विल बी फॉर्म नंबर MR3। शायद एमसीक्यू में वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे ये लोग ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। सो सर इसमें बेसिकली क्या होता है? सो ये सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट एक बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनेक्सर जाता है। सर एनेक्स with its board report made in terms of what this section 134 subsection 3, a secretarial audit report given by the company secretary in practice। समझे क्या? कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में जो बोर्ड रिपोर्ट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसके साथ एनेक्स करना है, एनेक्शर देना है। किसका? क्या बात का एनेक्शर? साहब सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्शर देना है। ये सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन किसको इशू करेगा? कंपनी सेक्रेटरी इशू करेगा, जो सर किसको? उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सही है क्या? उसके बाद में सर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी के सभी असिस्टेंस देना है, फैसिलिटीज देना है उस कंपनी सेक्रेटरी को जो बेचारे ने ऑडिट परफॉर्म करना है। फॉर ऑडिटिंग द सेक्रेटरी एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, लीगल रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। देन थर्ड सर एक्सप्लेनेशन भी देना जरूरी है और एनी क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन। जैसे ही सर हम लोग सीए लोग या सर सीएमए लोग जब भी सर ऑडिट में रिपोर्टिंग में कुछ ऑब्जर्वेशंस देंगे, क्वालिफिकेशंस देंगे, एडवर्स रिमार्क देंगे, तो उसके ऊपर वैसे ही सर अगर सीएस ने कोई उनके सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कोई क्वालिफिकेशन दिया, एडवर्स रिमार्क दिया, तो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों ने क्या करना? एक्सप्लेन कर देना कि क्या है, क्यों है, कैसे है।
समझे क्या? नेक्स्ट पॉइंट सर, ये सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है? शायद सर इस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर दोनों में से फॉर श्योर एक क्वेश्चन तो बनना ही है एग्जाम में, ये सोच के जाना सर। सेक्शन 204 और सर 204 और 148 दोनों में से कोई एक तो क्वेश्चन तो फॉर श्योर बनना ही है एग्जामिनेशन में, सो कुछ भी मत छोड़ना प्लीज, एकदम अच्छे से। तो सर ये प्रोसीजर क्या है देखो सर, सबसे पहले तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। या अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो अपॉइंटमेंट इज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन व्हाट? बोर्ड मीटिंग ऑब्वियसली। उसके बाद में सर एडवाइजेबल है टू द सेक्रेटरियल ऑडिटर टू गेट एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द कंपनी एंड एक्सेप्ट इट। कंपनी प्रोवाइड करेगा एंगेजमेंट लेटर सेक्रेटरियल ऑडिटर को, उसका एक्सेप्टेंस कर लेना, साइन कर लेना, साइंड एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी साइन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सर सेक्रेटरियल ऑडिटर में कोई चेंज हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बोले इस साल कोई नया सेक्रेटरियल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द मेंबर्स इन द बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में बताना जरूरी है कि हमारा सेक्रेटरियल ऑडिटर चेंज हो चुका है साहब, ठीक है क्या? तो इतना ही बात था, डिस्कशन था हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट के ऊपर, सेक्शन 204। इससे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखना। एप्लीकेबिलिटी, सेकंड चीज प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट, थर्ड चीज जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सही है क्या? अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो गाइस कम ऑन, नेक्स्ट मोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है इंपॉर्टेंट, दैट इज अगेन ब्रांच ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट। ब्रांच ऑडिट में बस हम लोगों ने इतना ही एक चार्ट पढ़ा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। ब्रांच ऑडिट में इसके अलावा हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे दैट वर द डिफरेंट थिंग, बट ये चार्ट के थ्रू आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाता है कि व्हाट इज द ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट में सर आइदर उस कंपनी का, अब ये हम फाइनेंशियल ऑडिटर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम अभी भी आ रहे हैं अभी फाइनेंशियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट को दिमाग से निकाल देना 2 मिनट के लिए, समझे क्या? 2 मिनट के अभी तो निकाल ही देना, बट इसके बाद में सेक्रेटरियल ऑडिट फिर से रिपीट नहीं होने वाला। अब फिर से आ गए हम लोग किसमें? फाइनेंशियल ऑडिट में। तो ध्यान दो, फाइनेंशियल ऑडिट के केस में कोई भी कंपनी का ऑडिट कर रहे साहब, एंड वो कंपनी का ऑडिट करते समय सर अगर उस कंपनी के कोई डोमेस्टिक ब्रांच हो सकती है, नहीं तो फॉरेन भी ब्रांच हो सकती है। तो सर अगर ये ब्रांचेस है और हम लोग ऑडिट कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, गाइस कम ऑन, कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन अलग अलग है। जब मैं बोलूं एक कंपनी है वो सर उसका कोई ब्रांचेस है, तो अगर वो कंपनी के लेवल पे पूरा की पूरा ऑडिट करने का काम हमारा है। सर चाहे तो हम लोग ब्रांच को ऑडिट कर सकते हैं, यस एब्सोल्युटली, बट डिपेंड करता है सर क्या वो डोमेस्टिक ब्रांच है या फॉरेन ब्रांच है, और उसका ऑडिट कौन कर सकता है। तो यही तो क्वेश्चन सर है जो इस चार्ट में कवर होता है कि वो विल बी द ऑडिटर ऑफ आइदर डोमेस्टिक ब्रांच और द फॉरेन ब्रांच। तो डोमेस्टिक ब्रांच के केस में कौन बंदा ऑडिट कर सकता है? देखिए साहब, सबसे पहले जो कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर है, जो मतलब ऊपर के ग्रुप लेवल पे कंसोलिडेटेड लेवल पे ऑडिट कर रहा है, वो बंदा चाहे तो सर कंपनी का उस ब्रांच का ऑडिट कर सकता है, कोई भी ब्रांच हो, चाहे फिर वो डोमेस्टिक ब्रांच हो नहीं तो साफ फॉरेन ब्रांच हो। दैट कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर कैन परफॉर्म द ऑडिट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ब्रांच। बट सर अगर कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं करना चाहता, या सर कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं कर रहा है, तो और कौन सा दूसरा बंदा है जिसको ये लोग अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर? ऐसा कौन और है? तो सर डोमेस्टिक ब्रांच के केस में यहां पे चेंजेस हो जाता है, दोनों के केस में डोमेस्टिक एंड फॉरेन, यहां पे ही चेंजेस है। आइदर सर कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर कर पाएगा, नहीं तो सेकंड चीज बेटा अच्छे से ध्यान रखना, इंडिया में अगर ब्रांच है तो हमारे सेक्शन 141 के हिसाब से, जिसमें क्या बात करती है ध्यान रखना, क्या है भैया? सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद है क्या ढोकलो? कंपनी ऑडिट का इतना बढ़िया 1 घंटे में चार्ट बेस रिवीजन करा था हम लोगों ने। तो सर सेक्शन 141 में बोला हुआ है कि कौन बंदा इलिजिबल है, कौन बंदा किसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एंड उसका डिस्क्वालिफिकेशन का भी सर दिया हुआ है। तो सर इलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिटर के बारे में सेक्शन 141 बात करता है। तो सिंपल सी बात कर दी सर, अगर डोमेस्टिक ब्रांच है मतलब इंडिया में ब्रांच है, तो सिंपल सी बात है ऐसा कोई भी बंदा जो बंदा 141 के हिसाब से इलिजिबल है to perform the audit of that respective company in India, तो सर obviously he can be appointed as a auditor of that respective branch। समझे क्या? तो एक तो कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर कर पाएगा, बट अगर वो नहीं कर रहा तो किसी और बंदा, जो भी बंदा सेक्शन 141 को कंप्लाई कर रहा उस कंपनी के केस में he can be appointed as a auditor of that domestic branch। Are you guys clear with this? समझ रहे हो क्या? एकदम अच्छे से, एकदम परफेक्ट ध्यान रखना है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने फॉरेन ब्रांच। अगर मैं फॉरेन ब्रांच की बात करूं तो फॉरेन ब्रांच के केस में सर हमारा इधर का ऑडिटर नहीं चलेगा, प्लीज। प्रिंसिपल ऑडिटर है तो चल जाएगा, सिर्फ कंपनी का प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो चलेगा फॉरेन ब्रांच के लिए, बट वो छोड़ के अगर वो नहीं कर रहा है तो हमारा इधर का कोई भी दूसरा ऑडिटर नहीं चलेगा साहब। जहां पे जिस कंट्री में वो ब्रांच है उस कंट्री के लॉज के हिसाब से
जो भी बंदा ऑडिट कर सकता है, फाइनेंशियल ऑडिट कर सकता है, एलिजिबल है, वो बंदा वहां का ऑडिट करेगा उस ब्रांच का। तो एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर इन द कंट्री ऑफ द ब्रांच एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, दैट विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट फॉरेन ब्रांच। आई होप क्लियर, एकदम अच्छे से ध्यान रखना, सही है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसे 299 बहुत डिटेल में डिस्कशन करा था एसे 299 पे, जॉइंट ऑडिट पे। जॉइंट ऑडिट क्या बोलता है सर? एसे 299 एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हम कोई कंपनी का ऑडिट करें तो साहब इतनी बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, रिलायंस वगैरह, इनका ऑडिट एक बंदा कभी नहीं करता सर। यहाँ पे 1, 2, 3 ऑडिटर हो सकते हैं, जहां पे मोर देन 1 ऑडिटर है और साथ में मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, तो इन दैट केस उस कंपनी के ऑडिट को हम बोलते हैं साहब क्या, जॉइंट ऑडिट। सर जरूरी नहीं है कि इनके सबके अलग अलग ही रहेंगे। अभी काफी सारे कंपनीज है, टाटा मोटर्स सिर्फ डेलोइट ऑडिट करता था, उसका नॉट नेसेसरी जॉइंट ऑडिटर हो, कितना बड़ा कंपनी है फिर भी डेलोइट ही कर रहा था। बट सर व्हाट आई एम सपोज टू से कि कोई भी कंपनी अगर उसको लगता है कि भाई हमें कोई एक बंदे को ऑडिट नहीं देना, हम लोगों को तो 2-3 बंदों को साथ में मिला के ऑडिट करना है, तो इन दैट केस इट कैन बी द जॉइंट ऑडिट एज वेल, जहां पे एक से ज्यादा बंदे जॉइंटली मिलके सर काम कर रहे हो, सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, उस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। क्लियर विद दिस क्या? तो अच्छे से ध्यान दो। इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो कौन सा स्टैंडर्ड डिस्कस करता है? एसे 299, ठीक है क्या? तो जॉइंट ऑडिट क्या है एसे 299 के हिसाब से? A joint audit is the audit of a financial statements of entity by 2 or more auditors appointed with the objective of issuing the audit report। जब 2 या उससे ज्यादा बंदे सर ऑडिट करते हैं with the objective to issue the audit report साहब, तो उसको बोला जाता है जॉइंट ऑडिट। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है जॉइंट ऑडिट के? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज साहब कि जॉइंट ऑडिटर्स प्लानिंग वाले सेक्शन में ऑडिट में इन्वॉल्व होने चाहिए। ऑडिट प्लानिंग हम लोगों ने देखा है, ऑडिट 4 फेजेस में होता है, याद करना, ढोक लो, चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन में भी कवर करा था सर। 4 फेजेस में ऑडिट होता है, ऑडिट प्लानिंग, उसके बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसके बाद में सब्सटेंटिव ऑडिट एंड देन लास्ट में आता है कंक्लूजन एंड इवैल्यूएशन। तो सर जब मैं बोलूं ये 4 फेजेस में ऑडिट हो रहा है, तो सिंपल सी बात है साहब, सबसे पहली चीज जो ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनता है हमारा, उस सेक्शन में भी, उस फेज में भी इस जॉइंट ऑडिटर्स को सबको साथ में आना पड़ेगा, सबने साथ में मिलकर ऑडिट प्लानिंग करना पड़ेगा। सही है क्या? द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। सबने साथ में मिलकर एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करना है। याद करना डिफरेंस, स्ट्रेटेजी प्लानिंग। स्ट्रेटेजी सिर्फ स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन को कवर करता है। प्लानिंग में क्या होता है भाई? प्लानिंग में हम लोगों को डिटेल्ड लेवल पे डिस्कशन होता है एंड डिटेल्ड लेवल पे वी आर एबल टू डिटरमाइन व्हाट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। याद करना वो सब चीजें, अभी फिर से उस पे नहीं आ सकता, समझे क्या? प्लीज कम ऑन गाइस। ऑडिट शुरू होने से पहले, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जॉइंट ऑडिटर्स ने डिस्कस करना है अपने आप में एंड डेवलप करना है एक जॉइंट ऑडिट प्लान। तो प्लानिंग में सर सब लोग साथ में हो जाएंगे। जैसे ही ऑडिट शुरू करना है भैया, ऑडिट शुरू करने के पहले उन लोगों ने पूरा प्लानिंग डिस्कस कर लेना है, पूरा प्लानिंग साथ में बनाना है। तो डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। अभी जब भी ये जॉइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कि जब भी जॉइंट ऑडिट के लिए प्लानिंग करेंगे साहब, तो इन दैट केस इन लोगों ने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पॉइंट यहां पे बनता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स व्हाइल डेवलपिंग एन जॉइंट ऑडिट प्लान। सबसे पहली चीज इन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑडिट एरियाज ये लोग अलग अलग करेंगे एंड कौन से ऑडिट एरिया सब साथ में मिलकर करेंगे। तो सर इन लोगों ने बोला रेवेन्यू तू कर, कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं करता हूं, इन्वेंट्री ये करेगा वो करेगा, सब चीजें डिसाइड कर ली। बट कुछ कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पे ये सब साथ में मिलकर काम करेंगे। जैसे कि साहब जहां पे बहुत बड़ी रिस्क हो, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो, तो वहां पे ये साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो तो साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। क्लियर? तो इन दैट केस जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा की पूरा नोट्स टू अकाउंट्स साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। समझ गए क्या? डिस्क्लोजर्स पार्ट मतलब साथ में मिलकर करेंगे। सो दिस इज हाउ सर इट वर्क्स। तो कुछ चीजें जो एरियाज सब अलग अलग करेंगे उसका डिसीजन कर लेंगे। सेकंड चीज सब जो साथ में मिलकर करेंगे कॉमन ऑडिट एरियाज, उनका भी डिस्कशन वहां पे हो जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड द कॉमन ऑडिट एरियाज among the joint auditors that defines the scope of the work of each joint auditor। हर बंदा, हर joint auditor क्या काम करेगा उसका स्कोप सर इससे डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको असर्टेन करो। टू प्लान द
टाइमिंग एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, रिपोर्टिंग क्या कर रही है, क्यों कर रही है ऑडिटर, तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझ के सर कब ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, तो उसका टाइमिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, नेचर ऑफ अ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशंस कब 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 करने हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन माने बोलता है कि हम लोग कब कब सर साथ में मीटिंग करेंगे, कब डिस्कशन करेंगे, कब सर ओवरव्यू लेंगे, कब सर हमारा प्लानिंग आगे एग्जीक्यूशन लेवल पे रिव्यू करा जाएगा। सो ऑल दिस कम्युनिकेशंस के बारे में उन्होंने पहले ही सर प्लान करके रखना है कि कब टाइमिंग रहेगा, क्या टाइप का कम्युनिकेशन रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब चीजें। देन सर नेक्स्ट पॉइंट, consider and communicate among all the joint auditors the factors that in their professional judgment are significant in directing the engagement team efforts, कि जो चीजें उनके एंगेजमेंट के एफर्ट्स के लिए जरूरी है साहब, उन सब का आपने क्या करना है, कंसिडरेशन करना है एंड एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है। सही है, अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट पे, समझ रहे हो क्या, रेगुलर क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एंगेजमेंट शुरू करने से पहले हम जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज करते हैं, रिस्क असेसमेंट हो गया सर, उसके बाद में हम लोग एंगेजमेंट के रिस्क को असेस करते हैं कि एंगेजमेंट कितना रिस्की है साहब, तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो होते हैं उसके जो भी रिजल्ट्स आए, उसका जो भी ऑब्जर्वेशन आया, उसके जो भी सर कंक्लूजन बन रहे, उन सबको, उस सभी कंक्लूजन्स को, रिजल्ट्स को एक दूसरे को बता देना है साहब। तो कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर द नॉलेज गेन्ड ऑन द अदर सिमिलर एंगेजमेंट्स परफॉर्म्ड अर्लियर बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर इज रिलेवेंट और नॉट, तो इसका भी डिस्कशन वहां पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, असर्ट इन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, कि ये ऑडिट परफॉर्म करने के लिए हर एक जॉइंट ऑडिटर को कितने रिसोर्सेस लगेंगे वो भी सर डिटरमाइन करके लेना है। कितने माने सर, बेसिकली बात कर रहे हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर माने कैसे रिसोर्सेस लगेंगे, कितने एक्सपीरियंस लगेंगे, वो सब चीजें। टाइमिंग मतलब कब कब कौन से रिसोर्सेस को इन्वॉल्व करना है, एंड सर एक्सटेंट माने कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कितने टाइम के लिएगा, कितने सर हाई लेवल तक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, समझ रहे हो क्या। सो वो सब चीजें इन लोगों ने डिसाइड करनी है सर यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी सर जॉइंट ऑडिट का प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वाइल डेवलपिंग द ऑडिट प्लान, इन लोगों ने ये सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है 5 पॉइंट्स के, समझे। तो ये 5 पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है, ये अपने एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट साहब, जब भी सर ऑडिट प्लानिंग का सर पार्ट हो रहा है, जब भी जॉइंट ऑडिट हो रहा है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नीड टू बी कंसीडर्ड एंड असेस्ड बाय, अच्छे से ध्यान रखो, ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, हर बंदे ने, हर जॉइंट ऑडिटर ने अपने एंड पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट करना है। ऐसे 315 बात करता है असेसमेंट ऑफ द रोमम, याद है क्या आपको, ऐसे 315 होता है जो बोलता है आइडेंटिफाई करो रिस्क को एंड असेस करो साहब उसका लेवल कितना है, एंड उस बेसिस पे हर एक जॉइंट ऑडिटर रिस्क को असेस करेगा कि इस एंटिटी में कौन सा इनहेरेंट रिस्क है, कौन सा कंट्रोल रिस्क है, माने कौन सा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एंड वो जो असेसमेंट हुआ ना साहब उसको वो कम्युनिकेट कर देगा किसी और, बाकी और सभी जॉइंट ऑडिटर्स को, ठीक है क्या। एंड डॉक्यूमेंट भी कर लेना है, सिंपल सी बात है साहब, डॉक्यूमेंटेशन का तो रिक्वायरमेंट आने ही वाला है। कम्युनिकेट टू द ऑडिटर अदर जॉइंट ऑडिटर्स, डॉक्यूमेंटेशन कौन से स्टैंडर्ड में आता है बच्चा, बोलो प्लीज मुझे, ऐसे 230, सही है क्या। whether the pertaining to overall financial statement level or to the area of allocation among the joint auditors, clear। next point, the joint auditor shall discuss and document, discuss करो एक दूसरे के साथ and document करो, क्या चीजें को discussion and document करना है साहब, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, नेचर माने क्या चीज, टाइमिंग कब, एंड सर एक्सटेंट माने हाउ मच of the audit procedures for the common and specific allotted areas, कौन से कॉमन ऑडिट प्रोसीजर्स है, कौन से स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज के ऑडिट प्रोसीजर्स है, इन ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या नेचर रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा एंड क्या एक्सटेंट रहेगा, समझे। तो ये सब चीजें डिस्कस करनी है एंड इसका भी डॉक्यूमेंटेशन सभी के सभी जॉइंट ऑडिटर्स ने कर लेना है, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट पॉइंट, एंड वो कम्युनिकेट भी करना है टीसीडब्ल्यूजी को। सर ये कम्युनिकेट क्यों करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को, उनको पता होना चाहिए ना साहब ये बंदा कौन सा बंदा कब ऑडिट करने के लिए आने वाला है, तो वो पूरा अरेंजमेंट करके रखेंगे ना सर, वो मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली पॉसिबल है, बट सर वो क्या करेंगे, अरेंजमेंट तो सही से करके रख देंगे, ठीक है।
द जॉइंट ऑडिटर्स शेल ऑब्टेन द कॉमन एंगेजमेंट लेटर। ये चीज ध्यान में रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सर जॉइंट ऑडिटर्स के अपने अपने एंगेजमेंट लेटर रहेंगे डिफरेंट या कॉमन एंगेजमेंट लेटर रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड सर जॉइंट ऑडिट में कॉमन एंगेजमेंट लेटर रहेगा, एक ही एंगेजमेंट लेटर रहेगा, एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, एंड इवन सर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी एक ही रहेगा। आपको याद है क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है साहब? ये तो वो होता है जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है ऐसे 580 के हिसाब से। कौन? मैनेजमेंट देता है, किसको? ऑडिटर को देता है। क्लियर विद दिस? क्या याद है क्या बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। जैसे ही जॉइंट ऑडिटर्स में सर आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन बंदा क्या काम करेगा, एलोकेट कर लिया वर्क को, द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय द ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द TCWG। तो TCWG को सर ये भी कम्युनिकेट कर देना है कि कौन सा बंदा क्या एरिया देखने वाला है सभी के सभी जॉइंट ऑडिटर्स में से, सो दैट दे विल हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड उस रिस्पेक्टिव डेटा का उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या उस रिस्पेक्टिव एरियाज के डॉक्यूमेंट्स डेटा जो भी देना है वो रिस्पेक्टिव जॉइंट ऑडिटर्स को दे पाएंगे जो बंदा वो एरिया को परफॉर्म कर रहा है। क्लियर विद दिस? क्या आई होप यू गाइस आर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। देखो ये स्टैंडर्ड आपके मॉड्यूल में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, बट शायद इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, इंस्टीट्यूट पहले बार अपनी ये सब चीजें दिखा चुका है आपके मॉड्यूल में। अगर लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ द मॉड्यूल है सर, मतलब मॉड्यूल में इतना बड़ा डिस्कशन नहीं किया हुआ उस कॉन्सेप्ट पे, 2 लाइन के खत्म कर दिया, बट क्वेश्चन 4 मार्क का पूछे एंड ऐसा चीज पूछे कि जो मॉड्यूल में दिख ही नहीं रहा पूरा। समझ रहे हो क्या? सो ऐसे 2-3 ही क्वेश्चन है बट पॉसिबल है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। क्लियर विद दिस? क्या तो अच्छे से ध्यान रखना गाइज, दिस इज पॉसिबल। तो अच्छे से क्लियर करके जाना, जो भी चीजें मैं कवर करा रहा हूं पूरे के पूरे नोट्स में 95% क्या बोलूं 98-99% उसके उसमें से ही सब चीजें आने वाली है। 1% का मैं भी गारंटी नहीं ले सकता बिकॉज इंस्टीट्यूट ने इंडिकेट कर दिया वो क्वेश्चन पेपर्स में डाल के। तो सर क्लियर विद दिस? क्या बट मोस्ट प्रोबेबल है, ऐसा हर बार नहीं होता, कभी ना कभी हो जाता है, तो हमारे इसमें तो मोस्ट प्रोबेबल नहीं होगा, इसलिए 99% बोलता हूं, 98-99%। ठीक है क्या? चलो गाइस कम ऑन, नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। क्लियर है क्या कि सर ये जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, सो प्लीज इसको एकदम अच्छे से मार्क कर लेना एंड क्लियर कर लेना। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट वर्क डिवाइडेड, सर जो काम इन लोगों ने डिवाइड कर लिया है, मतलब सर जो काम इनको पहले ही पता है कि स्पेसिफिक है, रेवेन्यू ये बंदा करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बंदा करेगा, इन्वेंट्री ये बंदा करेगा, फिक्स्ड एसेट्स ये बंदा करेगा, सो ये सब चीजें पता है, कैश एंड बैंक ये बंदा करेगा, शेयर कैपिटल ये बंदा करेगा, सो सब चीजें पता है यार इनको कि मान लो सर 5 जन मिलके ऑडिट कर रहे, 5 जॉइंट ऑडिटर्स है, तो एवरीबडी हैव द अंडरस्टैंडिंग कि ये डिवाइड करा हुआ वर्क है, कुछ कॉमन वर्क रहेगा कुछ डिवाइडेड रहेगा। अभी जो भी डिवाइडेड वर्क है ना उसके रिगार्डिंग कौन बंदा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सिंपल सी बात है सर, ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। जो बंदे को जो काम अलॉट करा साहब वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये ध्यान रखना। जब भी काम डिवाइड करा हुआ है, जो बंदे को जो काम अलॉट करा उसी काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मैं बोल रहा हूँ सर 5 जन मिलके ऑडिट कर रहे हैं, मैं भी उसमें, एंड किसी ने हमारा डिस्कशन होके सर प्लान करा कि मैं रेवेन्यू को ऑडिट करूंगा, ऑब्वियसली आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द रेवेन्यू ऑडिट। जो भी काम डिवाइडेड करा उसमें से, कॉमन एरियाज में मैं बात नहीं कर रहा, जो डिवाइडेड काम है उसमें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब जो मुझे डिवाइड होके जो मेरे पास आया काम करने के लिए उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। क्लियर? जब सर कोई भी काम डिवाइड नहीं हुआ एंड कॉमन एरियाज है, इन दैट केस आपका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, सब साथ में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस काम के लिए। बहुत लॉजिकल है साहब। ऐसे कब कब सर जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मतलब कब सर ये साथ में, मतलब सब सर मिलके काम करेंगे एंड मिलके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ऐसे क्या क्या चीजें, किन किन चीजों के लिए सर इनका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब साथ में रिस्पॉन्सिबल है। पहला चीज सर ऐसा वर्क जो डिवाइडेड नहीं है, अभी डिस्कशन करा, वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग सर ऐसा कोई डिसीजन जो ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स ने साथ में लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉमन ऑडिट एरिया, जो काम डिवाइड नहीं करा है उस कॉमन ऑडिट एरियाज के बारे में, जिसके रिगार्डिंग उस कॉमन ऑडिट एरियाज के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो प्लानिंग के टाइम डिस्कशन करा था इसी कॉमन ऑडिट एरियाज कि उनका क्या नेचर रहेगा, टाइमिंग रहेगा, एक्सटेंट रहेगा ऑडिट प्रोसीजर्स का।
ये जो डिसीजंस लिया ना भैया, इसके लिए भी ये लोग साथ में रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज सबने साथ में मिलकर डिस्कशन करा हुआ है, डिसीजन लिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। ऐसे कोई मैटर्स सर जो मान लो एक बंदे ने 3 जॉइंट ऑडिटर्स है फॉर एग्जांपल, सही है, ये 3 लोग मिलकर ऑडिट कर रहे हैं सर किसी कंपनी का। अभी ये ए बी एंड सी, ए को कुछ चीज सर पता लगे, अभी वो उसके रिस्पॉन्सिबल वर्क नहीं था, ए कर रहा था रेवेन्यू, बी कर रहा था इन्वेंट्री कॉग्स एंड सर सी कर रहा था बाकी सब बचा हुआ काम। तो सर बी के बारे में जब सर कॉग्स की बात चल रही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ए को कुछ चीजें पता लगी, तो ए ने बी को बता दी सर, ए ने बी को बता दी कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो उसने एनी वन ऑफ देम, उन लोगों ने क्या करा, नोटिस में लाया सर, एंड वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जब ए को कुछ चीजें पता लगी तो उसने सबको बतानी जरूरी है कि भाई मेरा एरिया नहीं है बट मुझे ये चीज पता लगे, देख लो आपको भी पता है क्या, नहीं पता होगी तो अच्छी बात है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं उसको कंसिडर कर लेना। अभी ये जो मैटर है ना, जो इसने बताया सबको, ये मैटर के लिए सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मतलब सर एक तो बताओ, उसकी मदद करो और उसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, बट है जो है, समझे क्या। नेक्स्ट पॉइंट, examining the financial statements of the entity comply with the requirements of the relevant statute, कि जो भी relevant statute है साहब, हमारे यहाँ कौन सा relevant statute है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013, सही है ना। ये बात करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे डिस्क्लोजर होना चाहिए, सब चीजें। एंड सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली। तो सर ये जो रिलेवेंट स्टैट्यूट्स है सर, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 इसके रिगार्डिंग कंप्लाई कर रहे या नहीं कर रहे, वो भी सबका साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए स्पेसिफिकली शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Then next part, ensuring the audit report complies with the requirements of the relevant statutes, the applicable SS and the other relevant pronouncement issued by Institute of Chartered Accountants of India। बोले सर कि क्या आपका ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को, एसएस को, एंड सर अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट जो भी आईसीआई ने लाए हैं, अमेंडमेंट्स लाए हैं, प्रोनाउंसमेंट्स लाए हैं, क्लैरिफिकेशंस लाए, उससे कंप्लाई करता है या नहीं करता, वो चीज भी आपने इंश्योर करनी है। ये सर 6 चीजें हैं जिसके लिए जॉइंट ऑडिटर्स सब साथ में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको BER करके मार्क कर देना। ये पूरा की पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी मैंने बोल दिया कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है। जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैटर्स कौन से हैं। जब सर हमने बात करी कि व्हेन द जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस द मैटर्स व्हिच आर रिलेवेंट टू द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, कि किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया पे बट उसको कुछ चीजें पता लगी, एंड सर जहां पे उनका अटेंशन लाना जरूरी है एंड डिस्क्लोजर एंड डिस्कशन रिक्वायरमेंट आता है, तो इन दैट केस उस जॉइंट ऑडिटर ने कम्युनिकेट करना है सेम टू ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, प्लीज बाकी सभी को उसने कम्युनिकेट करना है इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। तो ये जो हमने बात करी ना कि सर ये बंदा इसको कम्युनिकेट करेगा, अलॉन्ग विद दैट ही विल कम्युनिकेट टू ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर जो भी वहां पे है, एंड इसीलिए ये मैटर के रिगार्डिंग जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। याद है क्या, ऊपर ही देखा हमने। नेक्स्ट पॉइंट साहब, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर, हर जॉइंट ऑडिटर का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर प्रोसीजर्स। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच जॉइंट ऑडिटर का कि स्टडी करो, इवैल्यूएट करो इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम, गाइस कम ऑन, इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम का स्टडी करना, इवैल्यूएशन करना, हर बंदे का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल, एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द एरियाज ऑफ वर्क एलोकेटेड टू द सेम जॉइंट ऑडिटर। जो भी काम उसको एलोकेट हुआ उसके रिगार्डिंग रोमम का असेसमेंट करो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, एंड उसके रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स है उन कंट्रोल्स का स्टडी करना। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे का उसके एरिया के लिए वर्क एलोकेटेड के लिए उसका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। उसके बाद में जो कंक्लूजन वाला पार्ट आता है, रिपोर्टिंग वाला, बोले कि सब जॉइंट ऑडिटर्स मिलके एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट ही देंगे। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अगेन मार्क कर लेना, ये वाला पहला पॉइंट BER बिफोर एग्जाम रिवीजन। क्या बोलते देखो कि सभी के सभी जॉइंट ऑडिटर्स ने एक तो सर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देना है, बट जब भी कोई जॉइंट ऑडिटर नहीं मानता उस रिपोर्टिंग को, डिसएग्रीमेंट में है, तो उसने अपना अपना ओपिनियन, उसका ओपिनियन उसने
सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में दे देना है। सर अगर बोले किसी के व्यूज से वो बाउंड नहीं रहेंगे, वो बोले मेजॉरिटी वगैरह कुछ नहीं चलता, मुझे नहीं पसंद आया, ये 4 चीजों पे मुझे नहीं पसंद आ रहा, तो मैं अपना अलग ओपिनियन दे देता हूं, अलग रिपोर्ट दे देता हूं, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट वो दे देगा जो भी बंदा डिसएग्री करता है। उसके बाद में जब भी सर ऐसा कोई सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जाए तो जो भी कॉमन ऑडिट रिपोर्ट था वहां पे सर रेफरेंस देना जरूरी है उस सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का कि इश्यू करा है बाय किसी अदर जॉइंट ऑडिटर्स ने, बिकॉज वो इस पॉइंट से डिसएग्री था, इसलिए उसने अपना अपना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दिया हुआ है, या आपने रेफरेंसिंग उधर दे देना है। क्लियर विद दिस क्या? देन सर नेक्स्ट आता है ये रेफरेंसिंग जो भी जाएगा वो ऑडिट रिपोर्ट के अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू जाएगा, ये ध्यान में रखना। शायद इंस्टीट्यूट यहां पर आपको थोड़ा डीप में जाके सर ये क्वेश्चन पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव लेवल पे कि ये जो सर रेफरेंसिंग जाता है, ये रेफरेंसिंग कौन से पैराग्राफ के थ्रू जाता है, तो वो जाता है अदर मैटर पैराग्राफ के थ्रू। आर यू गाइस क्लियर? एंड ये अदर मैटर पैराग्राफ कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से आता है साहब? इसे 706, जहां पे 2 चीजें कवर होती है, एक होता है EOM एंड सेकंड होता है अदर मैटर, समझे? उसमें से जो अदर मैटर है उधर ये रेफरेंस चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो भी जॉइंट ऑडिटर है, ये ईच जॉइंट ऑडिटर इज इंटाइटल्ड टू एज्यूम, वो एज्यूम कर सकता है कि बाकी लोगों ने अपना अपना काम अपने एंड पे सही से करा हुआ है, उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो किसी और का काम चेक करे। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द जॉइंट ऑडिटर्स टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय द अदर जॉइंट ऑडिटर्स। समझ रहे हो क्या? उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो किसी और का काम चेक करे, वो एज्यूम कर लेगा भैया कि उसने अपना अपना काम सही तरीके से करा हुआ है, जो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करता है उसने सब फॉलो करा है। सही है क्या? देन उसके बाद में आता है सर जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी डिवीजन और ब्रांच के किसी एक बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ने ऑडिट करे हैं, द अदर जॉइंट ऑडिटर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बोले जॉइंट ऑडिटर में से किसी जॉइंट ऑडिटर ने उस कंपनी के डिवीजन एंड ब्रांच का पूरा ऑडिट करा है, तो एज्यूम कर लेगा कि उस ब्रांच का जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो एकदम सही से आया है एंड वो ट्रू एंड फेयर व्यू इंडिकेट करता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, entitled to proceed on the basis that such financial statements comply with the all legal and regulatory requirements and present a true and fair view. Guys, please understand, I cannot explain each and every point in detail over here. पहले ही 22 पेजेस का चैप्टर है, ये 22 पेजेस को चैप्टर को रिवाइज करने के लिए ही टाइम लगेगा, so it is really not possible कि मैं आपको ये सब चीजें एकदम डिटेल में रिवाइज करा के दूं। I just have to go through आवर नोट्स, बिकॉज आपको भी पता है इस चैप्टर के लिए हमने कितना समय दिया रेगुलर क्लास में, जितना आपका मैराथन रिवीजन सब चैप्टर्स का मिला के हो जाता उतना पूरा की पूरा इस चैप्टर के अकेले के लिए जाता है मिनिमम। समझ लेना, चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितना यहाँ पे डिस्कशन होता है हाई लेवल पे एंड डिटेल लेवल पे। समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर फाइनलाइजिंग देयर ऑडिट रिपोर्ट, जैसे ही सर वो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करेंगे उसके पहले ही सर जॉइंट ऑडिटर्स शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट, उन लोगों ने डिस्कस करना है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टिव कंक्लूजन्स, उनका क्या कंक्लूजन है जो कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। सर इसके एडवांटेजेस क्या है जॉइंट ऑडिट के? सर सबसे पहले वर्कलोड कम हो जाता है, देन सर टाइमली कंप्लीट हो जाता है काम, एक्सपर्टाइज शेयर होते हैं, हर एक बंदे का अलग अलग एक्सपर्टाइज शेयर होता है, तो अच्छा काम होता है, क्वालिटी ऑडिट होता है, इसलिए सर इंप्रूव होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। देन हेल्दी कंपटीशन है सर एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन भी आता है, एक दूसरे से सहायता ले सकते हैं। बट सर इसका है ना इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सर, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको एकदम इजी फालतू क्वेश्चन ले लेना है ना, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्वेश्चन डाल देगा व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सही है, सीएमए में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सो प्लीज बी रेडी विद दैट। सो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी को सर एक दूसरे से जलन हो रही है तो वो सिर्फ यहाँ पे आने वाला है, समझ रहे हो? स्मॉल एंटिटी के लिए कॉस्टली सर, क्योंकि एक ऑडिटर का फीस ही कितना ज्यादा होता है, तो सर 2 से ज्यादा ऑडिटर रखे, 1 से ज्यादा ऑडिटर रखे तो सर कितना फीस जाएगा ना, तो कॉस्टिंग उनका बढ़ जाएगा, इसलिए सर वो कॉस्टली रहेगा स्मॉल एंटिटी के लिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द वर्क, कोऑर्डिनेशन में सर दिक्कत आ सकती है, बिकॉज अलग अलग बंदा अपना अपना काम करने का तरीका अलग होता है। अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द वर्क, कोई सर उनका ऑब्लिगेशन में अनसर्टेनिटी रहेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी का बंदा का दिमाग कुछ अलग ही चलता है, किसी और का कुछ अलग ही चलता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिफिकल्टी इन फिक्सेशन ऑफ द वर्क अमंग अदर, एक दूसरे में डिवाइड करना है वर्क को, वहां पर सर दिक्कत आ सकती है, झगड़े ना हो जाए उनके बीच में कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो इस हिसाब से सर ये सब चीजें होते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट।
इस हिसाब से हमारा पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है, रिवाइज करा है, मतलब ज्वाइंट ऑडिट के बारे में। अभी तक हमारा क्या क्या रिवीजन हुआ, सेक्रेटरियल ऑडिट, उसके बाद में ब्रांच ऑडिट, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा ज्वाइंट ऑडिट, जिसके बारे में कौन सा स्टैंडर्ड डिस्कस करता है बच्चा, प्लीज बोलना ऐसे 299। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर कोई शंका, सवाल, दिक्कत रहेगी तो प्लीज मुझे बता देना, अदरवाइज गाइस प्लीज ऐसे मत करना। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं आपको एक छोटा वीडियो बना के देने वाला हूं कि फाइनल प्रायोरिटी क्या होनेगा। तो उस अगर वैसा आपके पास स्कैनर रहेगा तो स्कैनर में भी आपको पता लग जाएगा सर कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर, वो इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आउट ऑफ योर एंटायर करिकुलम। तो इसको बिल्कुल भी मतलब है ना इज्जत कम मत करना, इसकी एकदम इज्जत में रखना। एंड यही है जो आपके 50 में से मोर देन 30 मार्क्स लाके देगा आपको, समझे क्या, ये 3 ही चैप्टर्स। सो प्लीज बी रेडी विद दैट, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। मुझे लगता है ये वाला पार्ट पे हम यही एंड करते हैं। मैं आपको छोटा है ना, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो करके कुछ पार्ट्स बना के जाऊंगा, एंड बाद में एकदम कंसोलिडेटेड कर लेंगे सभी के सभी 12-14 घंटे का, एंड फिर आपको एक पूरा के कंसोलिडेटेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ये वाला पार्ट का। मैं बाद में सर अभी बचे हुए पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पूरा 22 पेजेस है, तो हल्लू हल्लू 3-4 पार्ट्स में पूरा की पूरा ये चैप्टर मैराथन रिवीजन वाला मैं अपलोड कर दूंगा। आर यू गाइस क्लियर? सो अच्छे से ध्यान रखो अपना खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी शंका हो तो प्लीज रीच आउट टू मी, एंड एकदम बिंदास, एकदम अपने दोस्त की तरह सर बात कर लेना, सिर्फ इज्जत मतलब ये करके हुए पढ़ाई के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन रिवीजन लेक्चर में। इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करने की ओर बढ़ेंगे, सही है। एंड वैसे ही हमारा पूरा मैराथन रिवीजन सीरीज भी खत्म हो जाएगा। आई होप यू गाइस आर क्लियर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखना अपना खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।